May I come in, sir? Yes, please do. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, take your seat. Thank you, sir. आप पवन हैं? जी सर। पवन क्या पसंद करेंगे, हिंदी में बातचीत की जाए आपसे? जी सर, हिंदी में। हिंदी में कंफर्टेबल है ना? पवन, आपने महसूस किया होगा हम लोग तमाम कोविड की जितनी सावधानियां हैं उन्हें बरतने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आपके और हमारे बीच में काफ़ी दूरी रखी गई है ताकि आप सुरक्षित महसूस करें। जी सर। हम लोग जिस समय बोल नहीं रहे हैं उस समय हम लोग मास्क लगा रहे हैं, ठीक है? आपके लिए भी ये विकल्प मौजूद है। यदि आप मास्क लगाकर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप मास्क लगाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप बिना मास्क के भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चूँकि पर्याप्त दूरी हमारे बीच में है, तो आप मास्क हटा भी सकते हैं। क्या करना चाहेंगे? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? जी सर। क्योंकि नॉर्मली लोगों को मास्क लगा के सहज नहीं लगता, इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आप मास्क लगा के सहज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार मास्क हटा देंगे ताकि मैं आपको वेरीफाई कर लूँगा। आप पवन कुमार शाह हैं जो कि मधुबनी से हैं? जी सर। ठीक है, तो पवन शुरू करें? जी सर। मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय दें बिना अपनी जाति, धर्म इत्यादि का कोई उल्लेख किए। सर, मैं पवन कुमार शाह, ग्राम खाप, मधुबनी जिला से हूं, और मैं अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है गांव से ही पढ़ाई करी है, और दरभंगा यूनिवर्सिटी से, जो ललित निर्मला यूनिवर्सिटी के नाम से है, वहाँ से मैंने पीजी करके 2010 में 11 में मैंने एसएससी का एग्ज़ाम पास किया, और 12 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई सीएजी में एज ए ऑडिटर। अभी मैं सीनियर ऑडिटर पोस्ट पर मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ सर। आप ऑडिटर लगे थे और आपको एक प्रमोशन भी मिल चुका है, आप सीनियर ऑडिटर हो गए। जी सर। 8 साल से आप सीएजी में नौकरी कर रहे हैं। जी सर। इसका मतलब है कि आप सीएजी में काफ़ी जिम्मेदार पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, सीनियर ऑडिटर ठीक ठाक पोजीशन। जी जी सर। कब हो जाएगी गजेटेड पोजीशन ये? सर, इसमें वो क्या है ना, एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर मैं एग्ज़ाम दे दूंगा तो इस साल भी बन सकता हूँ, नहीं तो फिर कभी नहीं बन पाऊँगा। अच्छा। जी। तो ये बताइए पवन कि आप दिल्ली में नियुक्ति है आपकी? जी सर। दिल्ली जैसी जगह में आप हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि विवाहित होंगे अब तक। जी सर। तो बच्चे भी होंगे? जी सर। तो आप दिल्ली में उन बच्चों को जो इतनी शानदार सुविधाएं मिल रही हैं, उनको पढ़ने के अवसर हैं, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर हैं, इस सब को छोड़कर, और आप ठीक ठाक नौकरी में हैं, जी सर, उस सब को छोड़कर आप बिहार वापस क्यों जाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि आप जानते हैं कि इस फैसले से आपके ईगो को थोड़ा सा लाभ भले हो जाए, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होगा, परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद स्थिति नहीं होगी? नहीं सर, इसमें जैसे कि बच्चों की बात है तो मैं कहीं भी रहकर बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अगर पैसे रहेंगे तो कहीं पढ़ सकते हो, अगर नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई खान मिलने वाली है आपको, मोर और लेस इतने वेतन होगा, हो सकता है कम हो जाए। नहीं, मैं वेतन की बात कर रहा हूँ सर। अगर मैं सक्षम होऊंगा तो वहाँ पर रहकर भी कर सकता हूँ। दूसरी बात है कि वहाँ जो जाने का है, जो मेरा मकसद है कि यहाँ पर मैं एक एज ए ऑफिशियल काम करता हूँ, तो मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है सर। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन सेवा में जाऊँ और कुछ समाज के जो विकास है, देश के विकास में मैं कुछ योगदान कर सकूं सर। आपको नहीं लगता कि ये एक व्यक्तित्व में एक ग्रंथि बन गया है? मैं आप देख रहा था कि आपने कितनी बार इस परीक्षा को दिया है, इस तरह की परीक्षाओं को दिया है। जी सर। अब वे आपके लिए एक अवसर की बजाय एक मानसिक ग्रंथि बन गई है, जिन कारण आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं। अन्यथा कोई व्यक्ति 8 बार 10 बार अलग अलग तरह की परीक्षाएं नहीं देना चाहेगा। वह जीवन में चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने की क्षमता हासिल कर लेता है। क्या मैं मान लूँ कि आप एडैप्ट होने के लिए, चीज़ों को बदलने के लिए तैयार नहीं है अभी? नहीं सर, मेरी शुरू से ही तमन्ना रही है कि मैं प्रशासन समझ जाऊँ, तो इसके लिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ। ग्रंथि कह रहा हूँ, इसी को ग्रंथि कह रहा हूँ, जब आप किसी चीज़ पर अटक जाते हैं और उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते। नहीं सर, बियॉन्ड तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख पाता हूँ, पर चलिए कोई नहीं, सीएजी में आप हैं। सीएजी जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहलाता है। जी सर। पहली बात तो ये कंट्रोलर का क्या मतलब है, और दूसरा इसकी ऐसी अटपटी स्पेलिंग क्यों है? सीधा सीधा कंट्रोलर क्यों नहीं? सर, ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, एक्सेंट है, तो कंट्रोलर है। हमारे यहाँ तो सारी अंग्रेजी ब्रिटिश इंग्लिश है, तो कंट्रोलर ही बोला जाएगा ना, उसको COMP क्यों बोलेंगे? सर, वहाँ पर कंट्रोलर माने होता है नियंत्रण, और ये जो नियंत्रक है सर, इसका वो स्पेशल मैं शायद मैं नहीं कह पाऊँगा, सॉरी। तो लेकिन नियंत्रक शब्द होता है सर इसके लिए। नियंत्रक तो कंट्रोलर हुआ जी, तो उसकी स्पेलिंग तो कंट्रोलर होनी चाहिए थी। चलिए सर, स्पेलिंग तो छोटी बात है, छोड़ देते हैं, जो उन्होंने रखी वो रख ली।
लेकिन कंट्रोलर का क्या मतलब है, और हमारे यहाँ जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पद है उसमें कंट्रोलर की वाली भूमिका कौन सी है? सर जैसे इसमें क्या होता है कि इसका जो मतलब नियंत्रण करना, वो तो प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन नियंत्रण है सर। फाइनेंशियल जो प्रशासन है, वित्तीय प्रशासन, उसमें वो तो ऑडिटर जनरल है, एक बार सांप निकल गया उसके बाद उसको लाठी पीट रहे हैं, क्योंकि नहीं जब सर, व्यय हो गया उसके जी बाद ही देख रहे हैं। सर, इस 1976 से पहले जो अकाउंटिंग का काम होता था तो पहले सीएजी के थ्रू ही होता था। अभी भी जो स्टेट है, बहुत सारे स्टेट में, कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए जैसे गोवा है, जैसे दिल्ली है, तो बाकी स्टेट में सीएजी ही अकाउंट्स का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर नियंत्रण होता है। दूसरी बात है क्या कि ऐसा नहीं कह सकते कि हम नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होगा तो फिर प्रशासन चलेगा कैसे सर? तो ये जरा नियंत्रण की भूमिका बताइए है कि इसमें। सीएजी का ऑडिटिंग के अलावा जी सर। क्या नियंत्रण वित्तीय मामलों पर रहता है? ब्रिटेन में तो समझ में आता है कि ट्रेजरी उनके हाथ में होती है। जी व्यय सर। के लिए कंट्रोलर सीएजी से, कंट्रोलर से आपको अनुमति लेनी पड़ती है, तब आप खजाने से पैसा निकाल सकते हैं, और वह तभी देता है जब जब संसद ने अनुमोदन कर दिया होता है। हमारे यहाँ तो ये लागू होता नहीं। वित्त मंत्रालय जितना मर्जी पैसा, संसद कुछ भी कहती रहे, वित्त मंत्रालय जितना मर्जी पैसा खर्च कर सकता है, बाद में एक रिवीजन ग्रांट के लिए पेश कर देगा। सीएजी कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, इसमें क्या, जैसे मैं पहले कहा कि प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से इसका काम होता है सर कि वो नियंत्रण और प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। लेकिन जो ये मैं इस बात से सहमत हूँ आपके बात से कि जो नियंत्रण है उसमें भूमिका नहीं है, लेकिन जो एक परंपरा है, जो मानता आ रहा है, हम लोग मानते आ रहे हैं ना, वो अभी चल रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं। आपको तो लिसनिंग संगीत पसंद है, जी सर। सुनना पसंद करते हैं। जी सर। मुझे बताइए कि मानव के जो कान है जी सर। उसमें संगीत को सुनने की जो क्षमता है, जी सर। वो किस घटक से, किस पार्ट से, अंग से आती है? सॉरी सर। आप समझ पा रहे हैं मेरा सवाल? कि हमारे कान में कुछ होगा ना जिस वजह से हम संगीत को सुन पाते हैं, बहुत सारे दूसरे पशु पक्षी उस संगीत को नहीं सुन पाते। क्या वजह है? हम कैसे एक संगीत को शोर से अलग कर पाते हैं? सर ये थोड़ा सा कर्णप्रिय होता है, और इसी उसमें कर्णप्रियता में कर्ण के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो प्रिय और अप्रिय को अलग कर लेती है, जानना चाहता हूँ। सर उसमें जो स्वर जो है ना, उसमें जो 7 स्वर है, तो उनका इस तरह से वो गठन किया गया है ना कि वो सुनने में अच्छा लगता है। वही आदमी फिर अगर जोर से बोलेगा, आवाज़ देगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर वही गाता है तो फिर अच्छा लगता है। ठीक है, तो थैंक यू फिर सर। पवन, आप मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। जी सर। मधुबनी का नाम मधुबनी क्यों है? सर इसके पीछे 2-4 मतलब कि दिया जाता है तर्क, मैं तो उसमें देखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कह रहा है कि वहाँ पर मधु जो शहद है ना, वहाँ पर वहाँ बहुत वन थे पहले। अभी भी वो जैसे मेरा जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम है अंधार वन, तो ऐसा वन था। वो पूरा जो इलाका है नेपाल और ये इंडिया के बीच का, तो वहाँ पर वन क्षेत्र बहुत था, तो आप उसमें शहद होता था। साहित्य के विद्यार्थी हैं, क्या इसका वाणी से कोई संबंध है? क्या उधर की वाणी मधुर है? जी, एक तक ये भी है कि वहाँ की वाणी बहुत मधुर है। कहा जाता है कि जो वर्ल्ड में दूसरा सबसे जो स्वीटेस्ट लैंग्वेज है वो मैथिली है, और एक जो पहला लैंग्वेज है वो जर्मनी का है, तो ऐसा कहा जाता है सर, तो इसलिए भी नाम पड़ा। तो तीसरे नंबर पर मधुरता में कौन सी भाषा आती है? जर्मन पहला हो गया, मैथिली दूसरा हो गया। तीसरा सर नहीं पता, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि एग्जामिनेशन में और ऑडिटिंग में क्या फ़र्क है? हिंदी में तो दोनों को परीक्षा ही कहते हैं। ऑडिट को हिंदी में लेखा परीक्षण कहते हैं ना, जी सर। और एग्जामिनेशन को भी परीक्षा कहते हैं। जी सर। तो सर ऑडिटर का मतलब लेखा परीक्षा, लेखा का ऑडिट करते हैं, जबकि एग्जामिन में किसी भी चीज़ की एग्जामिन कर सकते हैं, चाहे वो लेखा से जुड़े हो, चाहे कहीं से दूसरे से जुड़ा हुआ हो। लेखांकन में और लेखा परीक्षण में क्या अंतर है? लेखांकन का थोड़ा तात्पर्य होता है कि जब हम लेखा का निर्माण करते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे बजट का निर्माण करना, तो बजट का जो निर्माण करने का जो प्रोसेस होता है ना सर, उसे लेखांकन कहते हैं। और लेखा और ऑडिटर जो होता है सर, ऑडिटिंग, वो बाद का इशू है, ये पहले का इशू है। वैसे दोनों में अंतर है ये सर। अच्छा, तो बाद में क्या करते हैं लेखा परीक्षण में? लेखा परीक्षण जैसे जो उसका, तो लेखा परीक्षा के बहुत सारे, जैसे 5 कहते हैं कि 5 प्रकार है उसमें, तो वो देखा जाता है कि जैसे रेगुलेटरी कौन है। कौन से 5 प्रकार हैं? एक तो सर रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी। उसके बाद फिर है कंप्लायंस भी उसी का नाम दिया जाता है, संक्षेप में दोनों का बराबर ही है। उसके बाद परफॉर्मेंस है, सिस्टम ऑडिटिंग है, और सॉरी कुछ। आप 8 साल से काम कर रहे हैं, आपका कार्यक्षेत्र क्या है? आपके दायित्व क्या है? सर मैं अभी तो ऑफिस में काम करता हूँ, कभी कभी तो ऑफिस का जो भी जनरल काम होता है वो करता हूँ, और जो एनपीएस है तो वो सीट मुझे मिली है कि उसका देखभाल करता हूँ मैं उसमें। और हमारे जो पीओ है, हम लोग प्रिंसिपल पीओ हैं, अभी मैं हूँ,
तो कुल मिलाकर के सीएजी में 33 पीओ है, तो सभी पीओ का जो भी वहाँ पर पीओ का एम्प्लॉय है, मतलब, पीओ का मतलब क्या हुआ? पे इन अकाउंट्स ऑफिस, अच्छा, तो उनमें जो भी स्टाफ है जो भी, तो उनका जो बनता है एनपीएस में आते हैं, तो सबका मुझे निगरानी करना पड़ता है, सबसे डेटा भेजना, डेटा लाना, फिर उसको एनएसटीएल देना, कोई इशू है तो फिर पीएफआरडी से टेकअप करना। ये बताएं कि परिवार में लेखा परीक्षण का दायित्व किसके ऊपर होता है? क्या परिवार में लेखा परीक्षण का व्यवहार है प्रचलन में? फैमिली सर, बजट तो होता है ना, तो क्या फैमिली बजट का भी ऑडिट होता है? सामान्य अर्थ में तो सर नहीं करते हैं, लेकिन जो घर के गार्जियन होते हैं वो तो ध्यान देते हैं बाद में कि कहाँ कहाँ चला गया, पैसे इतना है तो वो। सरकार में लेखा परीक्षण का इतिहास क्या है? क्या हमें पीछे से मिलता है? कब से लेखा परीक्षण का काम हो रहा है? सर ये ब्रिटिश जब आए थे तो कंपनी के समय में ही 1753 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, और वो कंपनी का लेखांकन या फिर लेखा बनाना, परीक्षा करना तब से काम होता था। उसके पहले? उसके पहले सर भारत में तो 1957 में ही आया, उससे पहले भी नहीं था सर। उसके पहले कोई उदाहरण नहीं मिलता है? मुझे याद नहीं आ रहा सर, सॉरी। अच्छा, एक मध्यकाल में दीवाने मुस्तफ़ा था, जी उसको भी कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट था। हाँ सर, वो ऐसा, जी ये ऐसा था सर। किसके ज़माने में था? अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय था। तो मुझे, अच्छा ये बताएं कि सीएजी का प्रावधान संविधान में किया हुआ है, जी सर। लेकिन कई दफ़ा सीएजी की रिपोर्ट मीडिया में लीक हो जाती है। क्या लीक होना एक असंवैधानिक घटना है? सर ऐसा कहा था कि ये लीक हो गया, कुछ न कुछ इशू है इसमें, लेकिन जब से 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन जब वो प्रावधान हुआ है, तो कोई भी सूचना कहीं से भी लोग लिख सकता है। हमारे सीएजी सर थे क्या विनोद राय, उन्होंने भी कहा। संविधान में क्या प्रावधान है कि सीएजी की रिपोर्ट कहाँ दी जाती है? सर सीएजी की रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट सर के पास, और वहाँ से फिर लेआउट होता है संसद में, या फिर स्टेट में है तो विधानसभा में। तो संसद में पेश होने से पहले अगर लीक हो जा रही है तो या तो सीएजी के कार्यालय से होगी या राष्ट्रपति के कार्यालय से हो सकती है। सर अगर, क्या ये संसदीय विशेषाधिकार का हनन नहीं होगा? सर इसमें जब से वो आ गया है तो कानून, फिर उसके बाद तो ये पब्लिक डोमेन में कोई भी सूचना ले सकते हैं। लेकिन वो संसद में आने के बाद ना। सॉरी सर। ठीक। पवन जी सर। पवन मुझे बताएं कि आपका जनपद तो मधुबनी है। जी सर। मुझे बताएं कितने विधानसभाएं हैं आपके जनपद में? 243 सर। जनपद में, जिले में? जिले में शायद 6 है, देखना पड़ेगा सर। देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे ये भी बताएं कि हाल ही में एक चेक पॉइंट खोला गया है अतिरिक्त भारत नेपाल, यानी कि आप मान के चलें बिहार जी सर। बॉर्डर पे। वो कौन सा चेक पॉइंट है? सर ये जोगबनी के पास है और विराटनगर के पास। विराटनगर के पास है। ठीक है, मुझे बताएं कि क्योंकि आप सीएजी में काम करते हैं, 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। जी सर। कौन कौन सी रिपोर्ट है ये? सर एक तो बीत होता है वित्तीय मामले में, एक होता है विनियोग मामले का होता है, और एक होता है ये जो निगम है कंपनी सब का, उसका होता है सर। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक सम्मिलित हैं? ये सर किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं? अच्छा, ये सीएजी के मामले सर, ये 148 से नहीं, जो राज्य संबंध में, हाँ, तो ये सर जैसे कि ये जो प्रशासनिक मामले हैं तो ये 245 से लेकर के, और वित्तीय मामले जाते हैं तो 300 तक आ जाता था, 301 तक का ये पूरा। 301 तक का जाता है। जी सर। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हाल ही में ज़ॉम्बी फायर काफ़ी न्यूज़ में थी, काफ़ी चर्चा में था। क्या है ये ज़ॉम्बी फायर? सर ये शब्द सुना लग रहा है, पर मैं सुना लग रहा है। ठीक है, मुझे बताएं विल्कोची नेशनल पार्क अभी स्थापित किया गया है, कहाँ पे? ये सर पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। किस वजह से चर्चा में था? सर यहाँ पर जो शेर है ना, वो बाघ, हाँ, वो संख्या उसके शायद उसमें बढ़ी है कुछ। तो शेर बाघ में कोई अंतर है? हाँ सर, बाघ तो ये तो टाइगर शेर है, के लिए है, बाघ के लिए? एक तो पैंथरा लियो होता है, एक पैंथरा टिग्रिस होता है, तो टिग्रिस वाले ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि कॉफ़ी क्लब क्या है? सर कॉफ़ी क्लब ये जो सुरक्षा परिषद है सर जी, हाँ। सुरक्षा परिषद में जो भारत और ये जो 4 स्टेट है G4, उसके विरोध करने के लिए पाकिस्तान और ये ब्राज़ील नहीं, इधर इटली, ये सब का समूह है सर। ठीक है, अभी हाल ही में 9 डैश लाइन काफ़ी चर्चा में थी। जी सर। किन कारणों से? ये सर चाइना अपना अधिकार जमाते हैं दक्षिण चीन सागर में, वो उस डैश लाइन के थ्रू कि ये हमारा एरिया है, तो बार बार ये चर्चा में रहता है सर। कोई खास द्वीप समूह के ऊपर इनका अतिक्रमण? जैसे स्पार्टली द्वीप है सर वहाँ पर। स्पार्टली जी, और भी द्वीप है, नाम मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के मध्य कुछ संबंधों में तनाव देखा गया।
जी सर, किस कारण से? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि अभी हाल ही में इथोपिया में जी सर। एक नरजातीय समस्या देखी गई। क्या कारण है उसके पीछे? सर इसको न्यूज़ को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल मतलब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, पवन जी, जी सर। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था पर विचार करें तो अभी हाल में घोषित किया गया कि भारत में टेक्निकल रिसेशन है, तकनीकी मंदी का दौर है। तकनीकी मंदी क्या होती है? सॉरी सर, मैं उसको सही से नहीं कर पाऊंगा। रिसेशन क्या होता है? मंदी क्या होती है? रिसेशन तो ये होता है सर कि अगर कम से कम लगातार 2 तिमाही में अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो उसे रिसेशन कहेंगे सर। और डिप्रेशन क्या होता है? रिसेशन से ये डिप्रेशन, उसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट भी कम होता है, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कहते हैं डिप्रेशन चला गया। तो फिर स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन तो सर वो इशू है शेयर मार्केट का है सर। अच्छा, क्या है वो? वहाँ भी सर अगर वो अप डाउन होता है, मतलब कि ग्रोथ रेट है उसमें कम हो जाती है, तो अच्छा, सॉरी सर कुछ गड़बड़ हो गई? कुछ। चलिए, तो कोई नहीं, दोबारा से देख लीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये बताइए कि आप तो दिल्ली में हैं लगातार, जी सर। और दिल्ली में जो किसान आंदोलन है वो इस समय काफ़ी चर्चा में है, दिल्ली में, देश में, विदेश में। जी आपने नोटिस किया होगा कि किसान आंदोलन को लेकर विदेशों से काफ़ी प्रतिक्रियाएं मिली। जी सर। ऐसा आमतौर पर भारत के आंतरिक मामलों को लेकर नहीं होता रहा है। यहाँ जी तक कि कश्मीर को लेकर भी इतनी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती रही हैं जी जितनी किसान आंदोलन को लेकर मिली। जी यहाँ तक कि सेक्रेटरी जनरल ने भी इस पे कमेंट किया। जी सर। क्या भारत अपनी विदेश नीति के मामले में जी इस आंतरिक मुद्दे को ठीक से हैंडल करने में असमर्थ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये तो आंतरिक, जैसे कि कनाडा से भी प्रधानमंत्री बोले कि ये इशू है, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब कि भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर उन्होंने उठाया कि अगर ये जाहिर है कि मामला है। ह्यूमन राइट, ह्यूमैनिटी, यही सब तरीके हैं जिनसे कोई विदेशी शासक बोलेगा। जी सर। स्वाभाविक है, लेकिन आमतौर पर दूसरों के मामलों में, खासतौर से किसान आंदोलन जैसे आंतरिक मामले में, टिप्पणियों से फ्रेंडली नेशंस बचते रहे। जी सर। पाकिस्तान तो नहीं बचता था, लेकिन फ्रेंडली नेशंस बचते रहे। जी लेकिन किसान आंदोलन के मामले में हम देख रहे हैं यूके, कनाडा, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों से टिप्पणियाँ आई। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि विदेश नीति थोड़ी सी असफल सिद्ध हुई है? नहीं सर, डिप्लोमेसी अलग चीज़ है और ये जो पॉलिटिक्स है या आंतरिक मामले भी एक अलग चीज़ है। दोनों कहीं पर एक, मतलब दोनों में ये कभी नहीं हो सकता है। तो आपकी राय क्या है? किसानों की वास्तविक चिंताएं क्या हैं? किसान, बिहार के किसान आंदोलित नहीं हैं, जी सर। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के और पंजाब के किसान आंदोलित हैं। भारत के किसानों में ये अलग अलग समूह क्यों बन गए? सर इसके 2-3 कारण है। बिहार के जो किसान है, वो किसान वहाँ पर उनके पास जो ज़मीन है सर ना, उसका टुकड़ा जो है ना बहुत छोटा छोटा है, तो वो जो बनाते हैं, उपजाते हैं ना, उनका अपना ही, जो अपना खाएंगे उतना ही हो पाता है, थोड़ा बहुत बचता है तो वो बेच देते हैं व्यापारियों को। दूसरी बात है क्या कि वहाँ पर किसान का कोई संगठन बहुत बड़ा, मतलब इस तरह से नहीं है। तीसरी बात है कि वहाँ पर जो किसान है, अभी भी ज़मींदारी पर था, जब उन्मूलन हुआ था ज़मींदारी का, तो जो जो ज़मींदार थे अभी भी उनके पास ज़मीन है ही, तो वो रहते हैं शहर में और दूसरे से काम करवाते हैं। तो इस तरह से वहाँ किसान आंदोलन मतलब संगठित नहीं हो पाते हैं। इशू यहाँ पर हरियाणा हो चाहे पंजाब या यूपी है, तो इनका अलग है। यहाँ पर बड़े बड़े किसान हैं, उनसे उनको फ़ायदा है, क्योंकि अगर एमएसपी मिलेगा तो इन्हीं को फ़ायदा मिलता है। बिहार किसान को तो कोई एमएसपी से फ़ायदा मिलता नहीं है। जैसे धान के मामले में है, धान तो विभिन्न तरह के होते हैं, तो एमएसपी किस धान पर देगा? 1800 के हिसाब से। अभी बिहार में धान बिका है 800 रुपये के हिसाब, 850 के हिसाब से। तो फिर बिहार के किसानों को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। पंजाब के किसान को 1800 मिल रहा है और उनको 800 मिल रहा है। चिंता तो है सर, लेकिन उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आवाज़ उठा सके, क्योंकि उनके पास 10 बोरा, 20 बोरा, 50 बोरा, बहुत से बहुत ऐसे होते हैं सर धान बेचने के लिए, तो वो कहीं भी बेच करके अपना काम चला लेते हैं। ठीक है पवन, आपसे बात करके हम लोगों को अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं तुम्हें सर। जी आइए, बैठिए पवन। यस,
बताइए, आपके हिसाब से आपका इंटरव्यू कैसा गया है? किन एरियाज में आपने ठीक परफॉर्म किया है और कहाँ आपको लगता है कि सर यहाँ तो मुझे सुधार करना पड़ेगा? सर मुझे करेंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में मुझे काम करना पड़ेगा। ओके, आपने पहले भी इंटरव्यू दिए हुए हैं? सर ये मेरा तीसरा इंटरव्यू होगा। पिछली 2 बार आपके इंटरव्यू में मार्क्स कैसे थे? सर फर्स्ट टाइम में तो मेरा बहुत कम था, तो 53 नंबर मिले थे मुझे आउट ऑफ 120। ठीक है। सेकेंड टाइम में मुझे 72 मिले थे, पर मेरा ऑप्शनल में कुछ कम हो गया था। मेंस में गड़बड़ गया था। इस बार मेंस कैसा हुआ है? सर मैं कॉन्फिडेंस तो मेरा पिछली बार ही था, तो इस बार उतना हम कहीं हो जाएगा फिर क्या है। चलिए कोई बात। पवन, आप इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं इवैल्यूएट करने के लिहाज से, मतलब एक व्यक्तित्व के लिहाज से देखें तो रोचक आप एक व्यक्तित्व बनते हैं जिसका मूल्यांकन इंटरव्यू बोर्ड करेगा। देखिए, आपका डेफिनेटली एक तरह का धैर्य है, प्रेजर्वेंस तो है ही, लगातार इतने समय से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज तक पहुंच रहे हैं और फिर किसी वजह से नहीं हो रहा है, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये जो लगातार धैर्य बना रखा है, संयम है, उसका अपना महत्व है और बोर्ड मेंबर्स इसको रियलाइज़ करेंगे। दूसरा, आप एक ठीक ठाक नौकरी में पहले से हैं और बोर्ड मेंबर्स इस बात को महसूस करेंगे कि भाई मतलब ये एक तरह से ट्रांसफ़र जैसी चीज़ है। आप समझ पा रहे हैं? आप पहले से एक व्यवस्थित सीखा हुआ व्यक्ति जिसे सिस्टम की जानकारी है, उसे केंद्र सरकार से राज्य सरकार की तरफ लाना है। उनके हिसाब से ये एक बना बनाया सीखा सिखाया व्यक्ति मिल रहा है वाला मामला है, तो वो एक पॉजिटिव बात है, तो वो आपके पक्ष में जाने वाली बात है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इस इंटरव्यू पर आए तो कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। आपकी पर्सनैलिटी बाय एंड लार्ज अच्छी है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो ठीक है। जिन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है उनमें से एक तो वॉइस पर काम करने की ज़रूरत है। वॉइस क्लैरिटी थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है, जिसका सबसे आसान तरीका है कि आपको थोड़ा धीमी गति से बोलना है। वॉल्यूम धीमी नीचे नहीं करनी है, वॉल्यूम यही रखनी है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम कर लेनी है, यानी वर्ड्स पर मिनट थोड़े कम हो जाने। ठीक है ना? अभी क्या हो रहा है कि आप में एक तरह की बोलने वाले पक्ष को अगर देखें तो एक किस्म की अधीरता दिखाई दे रही है। ठीक है ना? और अधीरता अनिवार्यतः एक अच्छा गुण नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास, आपसे प्रश्न पूछा तो आपके पास पर्याप्त बहुत सारी जानकारियां हैं या बहुत सारा ज्ञान है और आप उसे फटाफट दे देना चाहते हैं, तक कहीं आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा बताने का अवसर ना मिले। ये जो हड़बड़ाहट है ये निरर्थक है, 2 वजहों से निरर्थक है। पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि ये ज्ञान की परीक्षा ही नहीं है जी सर, ये तो पर्सनैलिटी की परीक्षा है। ठीक है ना? तो ये जो अधीरता है इवैल्यूएट ये हो जाएगी, वो नहीं होगी जो आप नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि आप इस बात को, ये एक जगह और भी आ रहा है आपके पास, आपके इंटरव्यू में आपके पास एक डेमोस्ट्रेटिव टोन है। डेमोस्ट्रेटिव टोन का मतलब समझते हैं? इंटरव्यू में डेमोस्ट्रेटिव टोन का मतलब होता है, आमतौर पर ये शिक्षकों में देखने को मिलती है, ऑडिटर्स में कम देखने को मिलती है, कि आप बोर्ड मेंबर्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मंशा ये है, आपकी भाषा में ये आता है। जैसे कि आप बोलेंगे है ना, ऐसा होता है ना, आप समझ पा रहे हैं? ये कौन सी टोन है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव टोन है, जिसमें आप मानो ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास जानकारी है और बोर्ड मेंबर्स के पास शायद ये जानकारी नहीं है, तो चलिए उन्हें मैं समझा देता हूँ। समझाइश की टोन जो है वो इंटरव्यू की प्राइमरी टोन नहीं होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है? आपको थोड़ा सा और फॉर्मल होना है। ठीक है? और ये जो हैने, ध्यान से वीडियो देखिएगा, ये जो हैने वाली शब्दावली है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? ये कैसा होगा? आदर के साथ फॉर्मल तरीके से आप ये मानकर चलेंगे कि परीक्षण किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। जी सर। बोर्ड मेंबर, ऐसा नहीं है कि बोर्ड मेंबर्स के पास जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी है, आप जानकारी दे रहे हैं, तब ये डेमोस्ट्रेटिव टोन का औचित्य है। यहाँ तो क्या है, बोर्ड मेंबर्स के पास शायद जानकारी है और वो आपसे पूछकर आपका परीक्षण कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मल टोन में आवाज ऊंची लेकिन वॉल्यूम कम, इसमें जो आप राय आपके पास है या जो जानकारी आपके पास है उसे सामने रखेंगे, जितना फॉर्मल हो सकता है उस तरीके से। ठीक है? ये आपको कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे काफी फर्क पड़ जाएगा, उससे एक तरह की फ्रेशनेस आएगी इंटरव्यू में। अभी क्या लग रहा है? अभी लग रहा है कि 7-8 साल लगातार नौकरी करने के कारण वो एक बाबूडम जो है वो आ गई है कि अरे मुझे पता है, तुम्हें क्या पता, ये वाला। मतलब एग्जैक्टली आपका टोन ये नहीं था, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा सुधार आपकी तरफ से उम्मीद कर रहा हूँ। तो वो हड़बड़ाहट और अधीरता जो है उसे आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। बाकी चीज़ें आप बाय एंड लार्ज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जिन एरियाज को रिवाइज करने की जरूरत है, उस खासतौर से आपके करंट प्रोफाइल से रिलेटेड, उसे गंभीरता से कीजिए। मतलब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपसे ऑडिट क्या है ये पूछा जाए और उसके बाद आपको
तब सोचना पड़ेगा कि मुझे इसमें क्या बताना है। जी ये तो आपके पास पहले से ये तो पूछा ही जाएगा ऑडिट क्या है, ये आपका एरिया है, तो ऑडिट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। Yes. और उसको क्रिस्प रखना है, ठीक है सर। उसको बहुत विस्तार से नहीं जाना है। आपको पता, जैसे बताया ऑडिट, तो आपके पास एक वाक्य में ऑडिट का मतलब पता होना चाहिए बात का, ठीक है ना। जी टू सर। द पॉइंट आंसर्स आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। बाकी चीज़ें नॉर्मली बहुत अच्छी हैं, एनालिसिस में कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मल होने की ज़रूरत है, इसके अलावा आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।